नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डायमंड एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल काल। कपड़े पहन लिए उसने दीदी बानों ने और वही से परफ्यूम लगाया चुन्नी में आई इसके पास। अब जैसे आई इसने देखा और बैराम खान ने इसको ठोका, तो क्या कर रहा? तो इसको गुस्सा आ गया, इसने एक चांटे की रख दी। खान घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप के सामने आया और महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार की जो वार करी ना, तो घोड़े सहित उसको आधा काट दिया। आधा एक तरफ आधा तरफ। क्या दृश्य रहा होगा प्रताप का? तो प्रताप ट्रांसऑक्सियन इनकी छोटी सी रियासत थी। उस रियासत का जो शासक था, उस शासक का नाम है मिर्जा उमर शेख। क्या हो जाएगा? और इनकी पत्नी जिनका नाम है कुतुल निगार खां। ठीक है, कुतुल निगार खां और मिर्जा उमर शेख, ये इस फरगना रियासत की क्या है? राजा है। छोटे से, बड़े रियासत नहीं है, छोटी सी रियासत है और इसके ये राजा है। और इन्हीं के प्रेम से प्रेम ज्यादा ही था। 14 फरवरी को क्या होता है? 14 फरवरी प्रेम डे है, ऐसा ही है। 14 फरवरी को नाम फेमस है, नाम पुलवामा अटैक हुआ था। बहुत बढ़िया। और एक वैलेंटाइन डे, प्रेमियों का त्योहार, वो भी था। तो उन्हीं प्रेमियों के त्योहार के दिन इन दोनों के प्रेम से एक पुत्र प्राप्त हुआ है। वैलेंटाइन डे था। मिर्जा उमर शेख ने खुशबू वाला तेल लगाया, डाबर आंवला। उसी डाबर की वजह से इसको पुत्र हुआ, जिसका नाम रख दिया इन्होंने बाबर। क्या तेल नहीं लगाया पर इनके पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम है बाबर। अब ये जो बाबर है ना, ये छोटा बच्चा है लेकिन शैतान बहुत ज्यादा था। युद्ध कला भी सीखता था। इसको इतना, जब ये एक्सरसाइज करता तो किसी को पीठ के बल बिठाकर दौड़ता है, तो 2 जनों को कंधों पर बिठाकर ऊंची तरफ दौड़ता था। आप सोचो कितना ताकतवर होगा, दोनों कंधों पर आदमियों को बिठा के दौड़ना। तो बड़ा ताकतवर था। ये छोटा था ना, तभी से ये शैतान था और शैतानियां करता था। और इसके रोज शिकायत आती घर पर, दूसरे घर बच्चे करने आते कि आपके बच्चे ने मारा, आपके बच्चे ने कर दिया। तो रोज इसके शिकायतें उमर शेख जी के पास आती। ये भी इससे दुखी थे। इसको बोलना कि भाई राजा का लड़का है, तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहे, ऐसा शैतानियां क्यों करता है? तो ये छोटा सा बच्चा है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं, 7 वर्ष का ही है। और 7 वर्ष का बच्चा ही को कह रहा कि पिताजी आप मुझे मत सिखाओ, आपकी जो ये रियासत है ना, ये छोटी सी, ये मेरी पैर की जुत्ती के लिए कम पड़ेगी। मैं तो बड़ा सम्राट बनूंगा दुनिया का। 7 साल के बच्चे की महत्वाकांक्षा देख रहे हो तुम? अभी 9वीं 10वीं 12वीं में आ गए, लेकिन तुम्हारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है ना। यही नहीं है कि हम पास हो जाए तो राम भरोसे। ये छोटा सा बच्चा है और ये कह रहा है 7 वर्ष का कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, आपकी ये रियासत आपके रख लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी। इतना महत्वाकांक्षी बच्चा है बाबर। अब इसका पालन होता है, लेकिन जो व्यक्ति जितना तकलीफ देखता है ना, वो उतना ही बड़ा बनता है। एक बात याद रखना, इतिहास में आप किसी भी महापुरुष को पढ़ोगे, जिसने दुख देखा है, तकलीफ देखी है, उसने दुनिया में नाम किया है। किसी को भी पढ़ लेना, चाहे आप महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, आप पृथ्वीराज चौहान को पढ़ लेना, आप अगर आदि पुरुषों की बात करें गौतम बुद्ध को पढ़ लेना, महावीर स्वामी को पढ़ लेना, भगवान कृष्ण को पढ़ लेना, भगवान राम को पढ़ लेना। जितने भी दुख देखा, त्याग करा, दुनिया में उनका आज नाम चल रहा। आप सोचो अगर भगवान राम को वनवास नहीं मिलता तो आज राम की कोई पहचान होती क्या? नहीं होती। वनवास 14 साल बीतते, उनकी पत्नी का भी हरण हो गया, राक्षसों से सामना करना पड़ा, जब जाके वो राम कहलाए। कृष्ण
बेचारे ने जन्म लेते ही ट्रांसफर कर दिया था दूसरी जगह, बिना एप्लीकेशन भी नहीं दी किसी ने, तो सीधे मौसी जी के वहां भेज दिया। वहीं पर कभी काकासुर, कभी बकासुर, कभी अजगरसुर, पता नहीं कितने असुर को मारना पड़ा छोटे से बच्चे को। ठीक है, तब जाके आज उनको तो सभी ने संघर्ष देखा है। हालांकि मैं इसकी तुलना उनसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसने भी संघर्ष करा वो कहीं ना कहीं महान बना है। कोई कुकर्म करके भी महान बना है, कोई अच्छे कर्म करके भी बना है, वो और बात होती है। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे की अगर हम महत्वाकांक्षा की बात करें तो देखो उसकी सोच है कि मैं आपकी जो रियासत है मेरे लिए कम पड़ेगी। हम तो पिताजी के केस पर ही यश कर रहे नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन तुम अपने पैसों से एक ईंट कमा लोगे ना, एक ईंट खरीद लोगे ना, उस दिन अपने पिताजी की झोंपड़ी की अहमियत पता चलेगी तुम्हें कि पैसे कैसे आते हैं। आज हम पिताजी को कुछ भी कहते थे, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें क्या पता कितने पैसे लगते हैं, तुम क्या जानते हो, है ना, अपन छोटी छोटी बातों को, ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें जब हम खुद पर करेंगे ना, खुद कमा कर एक छोटा सा कमरा बना लेना, फिर तुम्हें पता चलेगा यार पैसे कैसे आते हैं। बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में। तो यहाँ पर ये चल ही रहा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ दिनों बाद 1494 के आसपास, 1494 में ये जो मिर्जा उमर शेख हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब उस वक्त ये बाबर छोटा ही होता है, 11-12 साल का ही है। और इसी 11 वर्ष में राजा बन जाता है। बनना ही, पिताजी मरने के बाद तो राजा बनना ही। अब ये राजा बन गया, लेकिन इनके चाचा जी वगैरह इन्होंने इसको जाली कर से कैसे भी करके इसको राज्य से बेदखल कर दिया, हटा दिया था। तो ये कुछ निर्वासन में रहा, काफी साल तक बाहर रहा ये। फिर भी ये बाहर रहा तो ये इधर उत्तर पूर्व की तरफ इसने अभियान जारी रखा। तो यहाँ पर ये रहा कुछ लंबे समय तक। और इसका जो अभियान रहा था 1494 से स्टार्ट है इसका अभियान, तो 1507 तक यहाँ पर अभियान इधर रहा है। और इसी बीच इधर बहुत सारे इन्होंने रियासतों से इसका युद्ध करा, इसने बहुत सारी रियासतों को इसने युद्ध करा, लेकिन यहाँ पर ये जीत नहीं पा रहा है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इधर है, इसके अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बड़े बड़े इन रियासतों से ये लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन जीत नहीं रहा, जीत नहीं मिला। और इसी दौरान 1502 में उज्बेकिस्तान से इसका एक युद्ध होता है और इस युद्ध में ये हार जाता है और इससे इस उज्बेकिस्तान का जो वहां का जो शासक था, उसका जो सेनापति है जिसका नाम है शेवानी खां, ये शेवानी खां से ये हार जाता है युद्ध में। और ये शेवानी खां इसकी बहन को उठा के ले जाता है। पहले ये होता था युद्ध में, जब अगर वो राजा मर गया ना तो उनकी पत्नियों को, उनकी जो भी महिलाएं उनको उठा के ले जाते हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां वगैरह निकाह वगैरह कर लेते थे, ऐसा होता था। तो यहाँ पर ये इसकी बहन को ले जाता है और निकाह कर लेता है। ठीक है, तो ये ऐसा इसके साथ हुआ काफी लंबे समय तक। अब ये जो लगभग कब तक 94 से 1507, 13 साल तक ये संघर्ष कर रहा। 13 साल में इसकी 3 शादियां भी हो चुकी। तो 3 शादियों के साथ बाद भी अब ना तो इसका साम्राज्य आगे बढ़ रहा, ना इसका परिवार आगे बढ़ रहा। 3 शादियां तो हो गई लेकिन उसके पुत्र नहीं हुआ और न इसका साम्राज्य बढ़ रहा। बेचारे का बदकिस्मत, जहां एक तरफ तो कर रहा था कि पूरी दुनिया जीतूंगा, वहीं प्रॉब्लम इसके। तो यहाँ पर काफी इसके संघर्ष चल रहा, न तो परिवार बढ़ा, ना उसी के साथ 1507 में क्या होता है कि ये एक गांधार का एक युद्ध जीत जाता है। तो इसको बड़ी खुशी मिलती, अब थोड़ा मैं लाइन पर है। और युद्ध जीतने के बाद, एक युद्ध जीतते ही बंदा बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। आई एम बापू, बादशाह बन गया एक ही युद्ध जीतने पर। जब इसने उपाधि धारण करी उसके बाद इसके दिन बदलने लगे।
उपाधि धारण करने के बाद यानी कि 9 माह बाद इसको पुत्र भी प्राप्त होता है। अब इसके दिन बदले यहाँ से, यहाँ तक बेचारे को कितना संघर्ष करना पड़ा। जिसने संघर्ष करा ना उसने कहीं ना कहीं कुछ हासिल किया है। अब ये इसके दिन बदले, जैसे इसने ये युद्ध जीता, उपाधि धारण करी, 9 माह के बाद इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। और पुत्र की प्राप्ति हो गई, उसका इसने नाम रखा हुमायूं। और हुमायूं का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। और ये रियल में इसके लिए भाग्यशाली है। जैसे ये आया, उसके बाद इसके थोड़े दिन बदलने लग गए। अब ये चल ही रहा है इसका ये सिलसिला, यहाँ पर 1500 साल के समथिंग हम आ गए हैं। उसके बाद अब ये यहां पर इधर की कुछ रियासतें थी, तो कंधार वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। अब इधर की जो कुछ रियासतें हैं और कुछ रियासतों में कुछ जनजातियां हैं, यूसुफजई जनजातियां हैं। जनजातियां। अब क्या होता है कि ये इसका बचपन का भी एक सपना था कि मैं भारतवर्ष को जीतूंगा। बचपन का ही सपना इसका, 7 वर्ष का था ना, इसने कहा था कि मैं दुनिया में अपना परिचय। उस समय भारतवर्ष बहुत बड़ी ताकत थी। अफगान, यूनान और भारतवर्ष, ये 3 बड़ी ताकतें थी उस जमाने में, जो हर कोई ख्वाहिश रखता था इनको जीतने की। आपने सुना होगा, कभी आदिल शाह आया, कभी तैमूर आया। ये बड़े बड़े लुटेरे थे जिन्होंने बहुत ज्यादातर लूटा था। तैमूर आया था भारत में, आदिल शाह अब्दाली आया था, उसने कत्लेआम करा था दिल्ली में, और इतने एक ही दिन में मतलब लाखों लोगों को काट दिया था। मतलब जो नानियां है ना, वो खून की बह के जाने लगी, इतने लोगों को काटा था। लुटेरे थे, लूट के ले गए थे, ठीक है। तो उसी समय जब ऐसे होते थे आक्रमण, तो इसका भी सपना था कि मैं भारतवर्ष, क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया भी था। आपने सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया, क्योंकि ये संसाधन, खाद्यान्न, संपत्ति सब में पहले से प्राचीन काल से बहुत आगे। तो सपना होता था कि हम भारत को लूटेंगे, तो इसका भी सपना था कि भारत पर राज करेंगे। अब ये सिलसिला चला। अब यहाँ पर ये होने के बाद क्या होता है कि ये भी ये हुमायूं हो गया, उसके बाद इसका परिवार से साथ चला। उसी समय इसके पास ये चाह रहा था कि यार इसके कोई तगड़ा कोई सेनापति आ जाए तो ये मतलब कुछ बड़ा करें। उसी समय ये शेरवानी खान के पास जाता है, इसके पास संदेश ले जाता है। नहीं, शेरवानी खान की इससे बड़ी अनबन हो जाती है। उज्बेकिस्तान का जो शासक है ना शेरवानी खान, तो शेरवानी खान अकेला पड़ जाता है। अब जब ये अकेला पड़ता है तो ये खुद बाबर के पास आता है कि देख बाबर, तू मान या न मान, रिश्ते में तू मेरा साला ही लगता है, क्योंकि इसकी बहन को उठा के ले जाता है, शादी कर देता है। तो इस नाते मैं तेरा जीजा, और जीजा जीजा ही होता है, तो कुछ भी समझ। तो ये बाबर को भी उसने सोचा कि पुरानी बात को भूल जाते हैं, ये तो जीजा ही, तो ये इसको अपने पास रखता है। और ये खुद चाह रहा था कि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, क्योंकि ये खुद इससे हारा, पहले बाबर इससे हारा, इसको पता कि ये कितनी बड़ी तोप है, और वही खुद आके इसके पास बोल रहा है कि मुझे अपने साथ रख ले। तो इसको तो एक बड़ी ताकत मिल गई। इसने कहा कि बहुत बढ़िया, मनोरंजन ने सोचा बहुत बढ़िया, उसको रख लिया और इसको सेनापति बना दिया। अब इसके पास बहुत बड़ी ताकत आ गई शेरवानी खान की। अब बाबर नॉर्मल नहीं रहा, थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या होता है कि इसने अच्छे साम्राज्य विस्तार कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी रियासतों को जीत लिया इसने। जहां चाहे आक्रमण कर रहा था उनको वापस इसने सारे जीत के इधर अभियान चल रहा है, बहुत बड़े साम्राज्य को इसने जीत लिया है। अभी आज भूल गया है भारत की तरफ आना, ठीक है। अभी ये भारत की तरफ इसको नहीं पता है। अब सुनो, ये इधर की जो जनजातियां हैं, ये जो कुछ एरिया है इधर, यहाँ की जनजातियां, इसके जो इधर इसने कांधार जो क्षेत्र है इसको जीत रखा था।
और ये जनजातियां यहाँ जाके क्या करती, लूटमार मतलब चोरी वोरी करती, कुछ ना कुछ इनको इन लोगों को परेशान करती और यहाँ से लूट के ले जाती ये जातियां बार बार परेशान। तो यहाँ के जो लोग थे ये परेशान हो गए और ये परेशान होके ये इस बाबर का इलाका, तो इन लोगों ने जाकर शिकायत करी बाबर से कि यार कुछ लोग हैं इधर तो वो हमें परेशान करके रखा है, बार बार लूट के ले जाते हैं। तो बाबर उधर से ये एरिया बोलकर जब इधर आता है तो इधर इन जनजातियों को खत्म करने के लिए इधर आता है और यहाँ पर बाजोर और भेड़ा एक ऐसा किला है। तो यहाँ पर इसका अभियान 1519 की बात है। 1519 में इस वाले एरिया में बाजोर और भेड़ा का यहाँ पर किला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि बाबर भारत में कब आया, ठीक है। यूं तो अपन बोलते हैं कि जो बाबर भारत में जो बाबर आया था वो आया था 1526 में, ठीक है। अब देखना अब क्या होता है कि ये जनजातियां बाबर को शिकायत, तो बाबर यहाँ आता है और इन पर 1519 में इनको यहाँ से इन जनजातियों को खदेड़ता है। खदेड़ने के बाद उसको यहाँ पता चलता है कि ये कौन सा इलाका है, इसको कोई बोलता है कि भारत का इलाका है। इसको याद आता है वो साथ, अच्छा भारत में आ गया मैं, ये तो चाहता था भारतवर्ष को जीतना, बट अब ये जाए कहां इसको ये पता नहीं है, क्योंकि भारत का जो मूल केंद्र, भारत चलता कहां से, इसका मूल केंद्र कहां है इसको ये तो पता नहीं, अभी तो बहुत दूर है। उस समय मूल केंद्र होती थी दिल्ली, पहले भी जो मूल शासक होता था जिस पर भारत का नियंत्रण होता वो दिल्ली का बादशाह होता, दिल्ली का मतलब पूरे भारत का, तो उसको दिल्ली का पता नहीं, बट ये यहां तक आ गया। अब यहां तक ये आया, इनको खत्म करके फिर चला गया, फिर उसके बाद फिर आया है, मतलब इसने 1524 तक यानी कि 4-5 बार इसने आक्रमण करा। जब आता और यहां से इनको खदेड़ के चला जाता, क्योंकि इसको आगे आने का रास्ता पता नहीं, मतलब ये पता नहीं कि मतलब कहां आक्रमण करूं कि पूरे भारत पर आक्रमण हो जाए, ये भी इसको पूरा आइडिया नहीं, आ रहा जा रहा। और इस भेड़ा के किले पर इसने 1524 में इसमें युद्ध पर इसमें पहली बार इसने तोप का प्रयोग करा था। दुनिया में पहली बार तोप का जो गोला चला था ना, यहां चला था 1519 में भेड़ा के किले पर, ठीक है। अब हमारे जो इतिहास में जो पढ़ते हैं, जो किताब में जो लिखा रहता है कि पहली बार तोप का प्रयोग 1526 में किया, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करूंगा आगे। यहां पर इसने चलाया था, ठीक है, इसको जीत लिया। उसके बाद ये यहां से बार बार आ रहा, इनको लूट के जा रहा, आ रहा लूट के जा रहा। उसी समय की बात करें तो ये पंजाब वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया पंचनद वाला एरिया, और इधर राजस्थान का जो मेवाड़, ठीक है, यहां पर है महाराणा सांगा मेवाड़ रियासत का। दिल्ली का उस समय की बात करें तो लोधी वंश का था इब्राहिम लोधी, दिल्ली का बादशाह ये है। राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत, यहाँ का है महाराणा सांगा संग्राम सिंह। पंजाब का एक शासक जो है उसका और इस इब्राहिम लोधी की थोड़ी बनती नहीं थी, साम्राज्य को लेकर लड़ाई थी। तो इसने इसको पता चला कि ये मतलब बहुत बड़ा कोई लुटेरा है, वो तगड़ा है, तो ये इसको बाबर को ये बोलता है कि काम करो, तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, बुलाता है, इसको निमंत्रण देता, ये चाहता था। और ये भी तो इसको भी पता नहीं था कि मतलब कहां पर मैं आक्रमण करूं, तो इसको तो बहुत बढ़िया एक विकल्प मिल गया, खुद बुला रहा। कहा जाता है बाबरनामा के अनुसार कि महाराणा सांगा ने भी बुलाया था, क्योंकि सांगा इसको पहले 2 बार सांगा इसको हरा चुका था, कई बार। सांगा राजस्थान इतिहास का या भारतीय इतिहास का सबसे तगड़ा परमवीर शासक है, इसने 100 लड़ाइयां लड़ी है, और इतना तगड़ा है ना ये, इस पर अपन आगे इसका जब युद्ध होगा बाबर से तब हम बात करेंगे, बहुत तगड़ा शासक है। बट फिर भी पता नहीं क्या है इतिहास में ये सत्य है नहीं सत्य कि बाबर को ये भी बुलाता है दिल्ली पर आक्रमण करवाने के लिए। तो इस तरह से जब ये बाबर आता है और इस वाले एरिया को जीतता हुआ दिल्ली के पास आ जाता है, दिल्ली के पास एक स्थान है, उस स्थान का नाम है पानीपत।
पानीपत वाले स्थान पर आ गया। तो यहां से चलता है बाबर का भारत पर विजय अभियान। कहां से चल जाता है? यहां से। इससे पहले तो बाबर को हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि पता होना चाहिए बाबर है कौन, आखिर कौन सी तोप है। तो ये भी एक बड़ी तोप बन गई है, अच्छा खासा। और ये अब भारत पर इसका यहां से अभियान शुरू होता है और 24 तक चलता है, लेकिन अभी ये भारत पर अभी आया नहीं। 24 तक ये यहीं पर घूमकर ये आ रहा और जा रहा है, ठीक है। अब अपन थोड़े से इस पर आगे, बाबर दिल्ली की तरफ आता है पानीपत नामक स्थान पर। 1526 की बात है, ठीक है। अब इसका युद्ध अभियान चला है और ये आना भी चाहता था इधर, और ये आ भी गया, दिल्ली के पास आ गया। और दिल्ली के जैसे ही पता आता था, बड़ी सेना की फौज आती थी, वो बहुत लंबी चौड़ी पता चल ही जाता था इनकी गुप्तचर को। तो दिल्ली के बादशाह को पता चल गया कि कोई भयंकर बाबर है जो आक्रमण करने के लिए आ गया है। पानीपत नामक स्थान पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। तो ये अब पूरा सेना का पड़ाव डाल दिया, मतलब वहां पर पूरी सेनाओं की फौज इन्होंने खड़ी कर दी। अब खड़ी करने के बाद दिल्ली के बादशाह को पता चला कि भाई अब इसको एक ही काम है, जाना है युद्ध के लिए। तो इब्राहिम दिल्ली का बादशाह है, तो ये कोई नॉर्मल तो ये भी नहीं है, ये भी तगड़ा ही है, ठीक है। तो ये भी अपनी सेना लेकर पानीपत नामक स्थान पर दोनों आमने सामने हैं। अब ये भी इधर से दिल्ली का बादशाह भी इब्राहिम लोधी आ गया सेना लेके, और इधर से बाबर आ गया। अब बाबर खुद नेतृत्व करने वाला, अधिकतर सेना जब आती थी किसी शासक, तो राजा नहीं जाता था, उसके सेनापति वगैरह वही निपटा के आ जाते। बट यहाँ पर तो बाबर खुद चल रहा है, जैसे सिकंदर चला था सेना लेके, यहाँ पे बाबर खुद है। ये भी इब्राहिम लोधी खुद आएगा यहाँ पर, कि बहुत बड़ा युद्ध उसके जीवन का है। इब्राहिम लोधी ने पहले छोटी छोटी लड़ाई लड़ी थी, तो बड़ी लड़ाई है। अब ये युद्ध की बड़ी एक ये जो है ना टेक्नोलॉजी से तरीके से युद्ध करता, वो इसके पास जो युद्ध नीति थी वो सबसे अलग थी। क्योंकि आपको भी ये बात याद रखनी कि जीवन में तरक्की वही करेगा जिसका जो पेंतरा होता है ना वो सबसे हटकर होता है, एक अलग दाव होता है। जैसे आप एक सुल्तान मूवी देखना, तो उसमें सुल्तान मूवी जब देखते हैं तो उसमें वो सलमान खान ने जो रोल किया है पहलवान का, उसका एक ही दाव ऐसा था कि जब वो दाव मारता तो उस पहलवान उसके बाद उठता नहीं। तो जब वो दाव मारता ना, मारते हुए चल देता, इंतजार नहीं करता, कि उसको पता होता कि ये अब उठेगा नहीं। तो एक ऐसी यूनिक चीज होनी चाहिए जो वो केवल आपके ही पास हो, किसी और के पास होनी नहीं चाहिए, ऐसी एंटिक चीज। तो इसके बाद भी कुछ युद्ध की एक विशेष प्रणाली थी। तो ये युद्ध का एक घेराव करता है। इसके यहाँ पर एक युद्ध जब सेना जाती है ना, उसका एक चक्रव्यूह रचाते हो। तो इसने क्या करा, ऐसे युद्ध रचाया इसके सामने। सबसे पहले आगे आगे तो जो गाड़ियां होती थी बैलगाड़ियां है, ऐसे 700 गाड़ियों की लाइन खड़ी करती, लाइन से, ठीक है, आगे आगे बस गाड़ियां 700 गाड़ियां ऐसे खड़ी करती। उसके पीछे फिर तोपें, तो उसके पीछे फिर सेना वो बड़े वो जो कवच टाइप लेके खड़ी रहती ना, वो ऐसे, मतलब पूरा व्यवस्थित तरीके से युद्ध की सेना सजा कर खड़ा, ठीक है, बिल्कुल प्लान से, इंतजार में कि आओ। तो ऐसा इंतजार करके खड़ा है बाबर सेना लेके। अब यहां पर इसके दो सेनापति जो तोपची हैं, तोपची है तोप चलाने वाले। और यहां पर ये पहला युद्ध है जब तोप चलेगी। युद्ध में कभी इससे पहले इतिहास में तोप थी नहीं, तो चलेगी कहां से? ये लेके आया था पता नहीं कहां से, दूसरी तरफ से, अफगान तरफ से कर जीत के। तो यहां पर तोप चलेगी, इससे पहले कभी तोप चली नहीं। अब इस युद्ध लगा के खड़ा, इसके तोपची एक उस्ताद अली और एक है मुस्तफा अली, दोनों तोपची। और उसके बाद युद्ध सजा के कंप्लीट बैठे। इधर से जब इब्राहिम लोधी की सेना आई तगड़ी, क्योंकि दिल्ली का बादशाह है, तो यहां पर इन सेनाओं की, अब इनकी जो सैनिक अधिकतर अश्व वाले हैं, घुड़सवार ज्यादातर सेना, और उससे ज्यादा पैदल सैनिक, ठीक है। इनके जो सेना है उसमें सबसे आगे बड़े बड़े हाथी, और एक साथ बहुत सारे हाथी, हजारों की संख्या में। इतनी जब सेना दूर से आती ना, तो वो कलबली उठती थी, शोर, सेना आवाज करके आ रही। हाथी को जब युद्ध में ले जाते तो शराब पिलाते तकनी, पहले तो नशे में होता है, तो वो जोर जोर से बोलता,
और उसके पांव से दूर उड़ रही गर्जन उड़ती हुई तो सेना देखी पानीपत में किन सेनाओं ने। तो बाबर की सेनाओं ने जिंदगी में पहली बार ऐसी सेना देखी, सेना ही नहीं देखी अभी, तो उसकी आहट सुनी, सेना सामने नहीं आई, अभी तो आ रही हो दूर से। तो यहाँ इनके सब डरे कि मर गए, बाबर ने मरवा दिया, अब तक तो कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जब इसकी सेना की फौज खड़ी करी इसने सामने लाकर, तो सेनाओं ने सोचा कि मरवा दी। सेना बोली कि भाई बाबर तू कहाँ आके खड़ा करे, ये तो अब दौड़ा दौड़ा के मारेगा यार, ये तो इतनी बड़ी सेना, हम तो कम, ये कम थे। पर ये सिस्टमेटिक है, ये असिस्टमेटिक तरीके से आया है, सब हाथी वगैरह। अब इसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी सेना है जिसके पास, वो क्यों डरेगा। अब युद्ध शुरू होता है, इसकी बात है। अब 21 अप्रैल पर जो युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध में होता क्या है, युद्ध में ये जो सेना है जब आमने सामने आती है, तो आमने सामने आने के बाद इसकी सेना बेचारी आधी तो हार जाती है, यूं समझो डर के मारे। लेकिन बाबर तगड़ा उनको जाने तो नहीं दे सकता पीछे, चक्रव्यूह रखा, भग तो नहीं सकते। तो यहाँ उनको समझाता है कि भाई ठीक है वहां गए तो लड़ो। अब ये जो युद्ध होता है आमने सामने, लेकिन होता क्या है, जैसे ही यहाँ से तोप चली, तोप का गोला इधर पड़ा और यहाँ पर नशे में हाथी ने पहली बार तोप सुनी, तो हाथी यहाँ से पागल हुए और पीछे की तरफ दौड़े। मतलब आगे जाने के लिए तो गया, पर इधर पीछे ही दौड़े। और वो जो सेना थे पैदल, उनकी वाट लगानी उन्होंने दौड़, वो तो घबरा के दौड़े, मार लिए पीछे से। तो ये भागे ना, तो इनकी सारी सेनाओं को लगभग रौंद दिया हाथियों ने, बेचारे क्या लड़े। तो ये एक तरफा ही बढ़ते गए और इनकी सेना हार गई बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे। और ये व्यवस्थित तरीके से तुलगमा पद्धति उन्होंने जैसे अटैक करा, और ये जब हारते हुए इसने देखा तो इसने खुद को ही मार लिया, ये मारे से अच्छा अपन ही मर जाओ, हार गया तो मरना ही था। तो यहाँ पर ये अव्यवस्थित तरीके से युद्ध करा, इतनी बड़ी सेना के बाद भी बाबर जीत गया। और दिल्ली पर पहली बार मुगल वंश की स्थापना करी इसने 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ, पानीपत का पहला युद्ध। और यहाँ पर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। ये जो मुगल शब्द है ना, ये मंगोल शब्द से आया है, मंगोल जाति होती थी, और ये जो था बाबर, ये मंगोलियन क्षेत्र से था। और उस समय इसको, वैसे तो इसका जो बाबर है लंबा चौड़ा नाम था इसका, पर इसके जो वहां के जो लोग थे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका नाम है, पर वहां के जो लोग थे ना मंगोल लोग, वो इसका नाम नहीं बोल पाते थे, इसलिए इसको प्यार से बाबर कहते हैं। लेकिन इसका जो रियल नाम वो तो दूसरा है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। तो ये जो बाबर है दिल्ली पर शासक बन गया, दिल्ली का बादशाह। इसके बचपन का सपना लगभग पूरा होता हुआ इसको दिखाई दिया। ठीक है, अब बात खत्म नहीं हुई, अब तो बात इसके जीवन में शुरू होगी। अभी तो इसने पंगा लिया दिल्ली के बादशाह से, अभी राजस्थान के बादशाह बाकी है इसके लिए। अब ये नॉर्मल युद्ध नहीं था, बट ये युद्ध भी तगड़ा हुआ। अब क्या होता है, पानीपत का पहला युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध है ना, 21 अप्रैल 1526 को पहली बार इसमें तोप का प्रयोग हुआ था। अब ये जो मैंने आपको कहा था कि पहले 1519 में हुआ था, तो अगर ये बड़े स्तर की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि भारत के किस युद्ध में पहली बार तोप चली थी, या भारत में किस जगह पहली बार तोप चली थी, और ऑप्शन में मेरठगढ़ का किला आता है तो वो आंसर सही होता है। अगर ऑप्शन में वो नहीं है, पानीपत का युद्ध आता है, तो फिर वो सही है, क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पर पानीपत के युद्ध में ही चले थे। वहां तो उसने एक तरफा ही उसको किले पर उसने चलाई थी, युद्ध में नहीं चलाई थी, किले पर उसने उस तोप से प्रहार किया था। ठीक है, तो एक तरह से उसका ट्रायल था। लेकिन इतिहास में जो पूछा जाता है ऐसा कौन सा युद्ध है जो पहली बार परमाणु इसमें हथियार यूज हुए थे या तोप चलाई गई थी, परमाणु नहीं तोप चले थे, शास्त्र बारूद का प्रयोग हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध है। ठीक है, अब यहां पर ये बन गया। अब इन सांगा ने भी इसको यहां बुलाया था, और इसलिए
इसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और जो पानीपत का युद्ध हुआ ना, यहाँ बाबर इसी कंडीशन पे गया था कि महाराणा सांगा का उसने नाम सुन रखा है, तो कि वो आ ही जाएगा, तो जब वो आ जाएगा तो अपन हारेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सांगा नहीं आया, हाँ, कि सांगा आएगा। और सांगा ने सोचा कि एक तरह से लुटेरा, इससे पहले 4-5 बार आया और गया, तो इसने सोचा कि बाबर दिल्ली को लूट के चला जाएगा और सांगा दिल्ली पर अधिकार कर लेगा, बाद में यहाँ का बादशाह बन जाएगा, ऐसा इसके मन में था। लेकिन ये यहाँ आने के बाद ये तो गया ही नहीं, यही रह गया। अच्छा लगा इसको दिल्ली, आगरा में दिल्ली राजधानी बना ली, यही है। अब प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब क्या होता है, ये दिल्ली से धीरे धीरे सांगा का जो क्षेत्र है, इधर इसकी सेना मतलब घुसपैठ करने लगी सांगा के राज्य की तरफ, जो कि सांगा एक क्षेत्र है भरतपुर में बयाना। और सांगा ने कह रखा था कि ये क्षेत्र है बयाना और यहां से तुम्हें कभी भी इधर ना आना। लेकिन दिल्ली में बाबर ये माने क्या, इसकी सेना ने बयाना का जो दुर्ग था वहां पर आकर आक्रमण करके उसको अपने अधीन ले लिया। सांगा के मतलब यूं है कि सांप या फिर शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, मतलब शेर को जगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बयाना का जो किला है बाबर ने अधिकार करा, तो सांगा यहाँ पर गया सेना लेकर, और इतना बुरा मारा इनकी सेना को, इतना बुरा इनको हराया है ना। तो 16 फरवरी 1527 की बात है, यहाँ बयाना का युद्ध हुआ। और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना है, बाबर नहीं आया, ठीक है, और नहीं उसके कोई तोपचे वगैरह आए, बस उसको एक ट्रायल था, बाबर देखना चाहता था देखिए क्या होता है। और उसके हो सकता है कि दिल्ली का बादशाह बनने के बाद उसको ये हो गया कि अपन ही बापू, अब अपन को कौन रोके। तो यहाँ इसकी सेना सांगा जब गया तो इस सेनाओं को बुरी तरह से परास्त करके इनको घर भेज दिया, जाओ तुम्हारे पापा को बुला के लाओ, है ना। तो यहाँ पर सांगा जीत जाता है। अब जीतने के बाद जब ये आया तो राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी, जब छोटा सा भी काम कर लेते हैं ना, छोटा मोटा ही, तो शाम को सीधा पार्टी, ढक्कन पे ढक्कन, है ना, जश्न तो बनता है, दारूनी पे तो मजा ही नहीं है किसी चीज का। तो यहाँ पर ये युद्ध जीतने की खुशी में इसको लगा कि मैंने बाबर को ही हरा दिया, तो यहाँ तो अपने ठेके पे, तो बाबर यहाँ पर जश्न में लग गया। ये इसके जीवन की बड़ी गलती कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जैसे इसने बयाना को हराया, सेना लेकर सीधा दिल्ली की ओर बढ़ता, तो इसके लिए सबसे प्लस पॉइंट होता। लेकिन अब जो हारी हुई सेना यानी कि घायल शेर भी पीछे नहीं छोड़ता, किसी भी चीज को मारना तो जान से पूरा मार, घायल मत करो, मारना है तो उसको जान से मार दो या फिर उसको छेड़ी मत करो। आपने किसी भी जानवर को अगर अधमरा छोड़ दिया तो फिर वो उससे ज्यादा भयंकर रूप लेकर आएगा बदला में। तो यहाँ सांगा की ये सबसे बड़ी गलती हुई कि बयाना के युद्ध में सेना पीछे लेके फिर यहाँ जश्न मनाने की क्या जरूरत थी। अभी इससे तो पाला पड़ता ही नहीं, अभी तो वो आया ही था, सेना आई थी। तो यहाँ से ये तो जश्न में लग गए और बाबर को पता चल गया कि बंदा तगड़ा था, तो वो युद्ध की तैयारी करने लगे। फिर इसने क्या करा, हर राजा की, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना। आप फिल्म में देखते हो, फिल्मों में यही होता है, विलन हीरो को मारने के लिए, फंसाने के लिए उसकी कमजोरी ढूंढता है। यानी कि उसकी कोई प्रेमिका है उसको उठा के ले जाएगा, या उनके घर वाले हैं उसको उठा के ले जाएगा, ऊपर बांध देंगे, देख उसको वीडियो कॉल करेंगे, देख जिंदा बचाना चाहता है क्या, जिंदा चाहता है तो चुपचाप अकेला हमारे गोडाउन पे आ जा। होता है, ये प्रॉब्लम है, कमजोरी देख। तो बाबर ने देखा कि सांगा की कमजोरी ढूंढो भाई। इसके आसपास के कुछ ऐसे राजा जो थे जो इससे जलते थे, उनको उसने अपने इसमें मिलाया कि हमारी तरफ आ जाओ। तो कुछ राजा जो इसके दुश्मन थे वो तो मिल गए, उसकी तरफ चले गए। सबसे मेन चीज तो उन्होंने उन सबको मिला लिया।
ठीक है, और ये इस पावर में कि भाई बापू को कौन हरा सकता, ऐसा है। उसके बाद अब क्या होता है कि फिर ये इसकी एक यहाँ पर कुछ एक नदी जाती है, उस नदी के पानी को लेकर भी विवाद हो गया, और विवाद हो गया तो अब ये बाबर चाह रहा कि मैं सांगा से युद्ध करूं, क्योंकि इसने तैयारी कर ली, पूरी अच्छी खासी तैयारी करी। उसके बाद अब क्या होता है कि 1526 में ये युद्ध जीत गया पानीपत का। उसी के बाद खानवा के मैदान में 27 में, सॉरी 27 चला ना, 1527। अब यहाँ खानवा के मैदान में ये आ ही जाता है बाबर आखिर में सेना लेकर। इसको कॉन्फिडेंस हो गया, जब उसको इतने बड़े दिल्ली के बादशाह को हरा दिया तो इसने सांगा का नाम जरूर सुन रखा, लेकिन सांगा की ताकत नहीं देखी इसने। तो ये आ गया सब सेना लेकर बाबर। फिर वही प्रोसेस जो उसने इब्राहिम लोधी के साथ करी थी, वही युद्ध चक्रव्यूह रचाना, बिल्कुल चक्रव्यूह, वही गाड़ियां खड़ी कर दी आगे, 700 गाड़ियां चेन से बांध दी सबको लाइन से। अब आप सोच रहे गाड़ियां क्यों खड़ी करते हैं? गाड़ियां खड़ी करने का मतलब सेना जो हाथी वगैरह जो आए ना वो पार नहीं कर पाए, और उन गाड़ियों के आड़ में ये अपने सैनिक बिठा के रखते ताकि इधर से वो उधर से कुछ मारे तो इनके लगे ही नहीं और ये मारे तक, समझ रहे हो? ऐसे तो ऐसे खड़ी कर दी ताकि सेना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, उनको हटाएंगे, उन सबको चेन से बांध देते बड़ी मोटी सी सांकल से। तो अब इनको हटाएंगे, 700 गाड़ियां हट रही है इनसे, ये हटाएंगे कि लड़े? अगर उसको हटाएंगे तो वो मारेंगे उनको। तो ये ऐसे इसने खड़ी करी। उसके बाद फिर वही तोपची उस्ताद अली, मुस्तफा अली, उनका तो कारनामा है, वो खड़े कर दिए। फिर इनको वो सैनिकों का ऐसा चक्रव्यूह रख दिया। एक नई युद्ध नीति लेके आया था ये शेरवानी खां के साथ साथ, तुलगमा युद्ध पद्धति। ये एक विशेष युद्ध पद्धति होती थी तुलगमा, जिसमें शत्रुओं को घेर लिया जाता था पूरी तरह से ताकि वो भाग नहीं पाए और उसको मार। तो यहाँ पर ऐसे पूरा युद्ध चक्रव्यूह रख के बैठा है, बिल्कुल अच्छे से चक्रव्यूह सेना सजा के इंतजार कर रहा है सांगा का। सांगा आ जाए। अब जब यहाँ पर सांगा क्या करता है? सांगा यहाँ पर अब युद्ध सांगा नॉर्मल नहीं लेगा। सांगा को पता चल गया कि युद्ध बड़ा होने वाला है, क्योंकि वहां इससे पहले इब्राहिम लोधी को हरा दिया था इसने। तो ये सांगा समझ तो गया। तो अब सांगा क्या करता है? महाराणा सांगा, सांगा प्यार से इसको सांगा बोलते हैं, जिसका नाम है संग्राम सिंह। और जिसके नाम में भी संग्राम हो, वो इतना नॉर्मल कैसे हो सकता? जिसके जीवन में 100 लड़ाइयां लड़ी इसने, बहुत युद्ध बहुत तगड़ा है, लेकिन इसको ललकारा इसने। अब इस समय संग्राम सिंह दिमाग से काम लेता है। यहाँ पर इसको लग गया कि ये अकेला पड़ गया और उधर कुछ सामान वगैरह इधर मिल गए। तो ये भारत राजस्थान के जितने भी राजा है, उन राजाओं को युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित करता है। पहली बार एक प्रथा चलाता है, और उस प्रथा का नाम है पाथे परवेन की प्रथा। पाथे परवेन की प्रथा। इस पाथे परवेन की प्रथा के अकॉर्डिंग इसने क्या करा था? राजस्थान के जो राजा थे ना, सबको इनविटेशन दिया था कि अब तुम्हारी हमें युद्ध में जरूरत है और तुम्हें हमारी सहायता के लिए आना। और इसके सहायता ये इतना बड़ा था कि यानी कि 7 राजा, 7 बड़े बड़े राजा, 9 राव और 104 जो बड़े सामंत जो होते थे, वो इसके ध्वज के नीचे चलते थे, झंडे के नीचे, मतलब इसके अधीन थे। तो ये सबको बुलाया इसने, सभी राजाओं कि आपको युद्ध में मेरी सहायता के लिए आना। तो यहाँ पर सांगा की सहायता के लिए आते हैं बड़े बड़े राजा। अब कौन कौन आता है? देखो यहाँ पर इस एक जो इसका जो सेनापति मुख्य कमान सांगा स्वयं, क्योंकि यहाँ पर करने और मरो का यहाँ तो गांधी जी का नारा यही से सिद्ध होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत तगड़ा युद्ध था। सांगा स्वयं आता है। उसके बाद चंदेरी एक शासन था, चंदेरी से आता है मेदिनी राय। मेदिनी
राय ये आता है चंदेरी से, चंदेरी के स्थान का नाम है। चंदेरी को फिर आगे बढ़ाना है, युद्ध चंदेरी भी करेगा बाबर। उस ये आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो महमूद लोदी दिल्ली से आया। महमूद लोदी दिल्ली से, कौन है ये उसका भाई। और ये तो आएगा, ये तो बदला लेना है इसको, तो इसकी तरफ आएगा इसी। महमूद लोदी भी आया। अगर हम बात करें मालदेव मारवाड़ रियासत से। इसके अलावा कल्याणमल पृथ्वीराज, वो वाले पृथ्वीराज जी नहीं, ये दूसरे पृथ्वीराज। अशोक परमार, अक्षयराज, झालाजा, बहुत आए। जब अभी उसका युद्ध तो उससे पड़ा था पहले बाबर का, इब्राहिम लोदी से। अब उसको ये पता नहीं था कि सांगा कितनी बड़ी तोप है। तो जब इसने इसको बुलाया, तो जब सांगा की सेना आई, अब सोचो क्या हाल हुआ होगा। इतने भयंकर सेना, सब ये राजा है, वो सब सेना लेके आए अपनी अपनी जगह से एक साथ। तो पूरा एक अखंड राजस्थान का अगर देखे जाए तो ये पूरे राजस्थान को एक करने वाला इतना बड़ा वीर योद्धा। तो इतनी बड़ी सेना की जब फौज आई, तो फौज कहीं दूर थी, उससे पहले ही इनको लग गया गए नाम से, आज को मार दे। इतनी बड़ी सेनाओं की फौज जब वहां पर आती है खानवा के मैदान में, तो इसके सैनिक मतलब ये समझो हार गए। तो उन्होंने बाबर से बोला कि भाई कौन से जन्म का बदला लेना चाह रहा है, एक काम करो, तुम मार दो हमें, गर्दन काटनी काट दो। अगर सांगा मारेगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, बहुत बुरा मारेगा, तुम्हें लड़ना मार दो हमें। मतलब सेना पूरी तरह से ये होती है। अब बाबर टेंशन में आ गया, क्योंकि उसको भी लग गया कि यार सांगा ऐसा नहीं जाना था। उसको लग रहा था कि कोई होगा, पर ये इतना तगड़ा होगा उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सेनाओं की फौज, हाथी घोड़े, मतलब धुआं उड़ता रहा मैदान में आएगा। अब यहाँ पर सेना युद्ध नहीं कर रही, पीछे हट रही। अब जब हट रही तो बाबर क्या करता है, इनको भाषण देता है सेनाओं को इकट्ठी करके। और एक तो देता है जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब इसको जोड़ता है कि ये अपने धर्म युद्ध है, अपन सब एक है, मतलब ये सब जिहादी लोग हैं, मतलब शत्रु हैं और इनको मारना ही अपना धर्म है, ऐसे उनको भाषण देता है। पर इतने भाषण देने के बाद किन्हीं के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। उनको लगे अच्छा मौत सामने है और आप उनको कह रहे हैं कि ये तो जिहादी है, ये है, वो है, तो उनके पास कुछ नहीं हो रहा। इसको वो एक धर्म युद्ध बना देता है कि ये हिंदू हैं, अपन मुस्लिम हैं, और मुस्लिम का अपना कर्तव्य इनको मारना, अल्लाह प्रसन्न होगा। बहुत कुछ कहा उसने, फिर भी कुछ नहीं, रिप्लेस कोई जवाब ही नहीं आया। तगड़े तगड़े जब इतने लंबे चौड़े भाषण देने के बाद फिर उन्होंने से कुछ कहा यार कि आप इतने बढ़िया प्रवचन कब से देने लगे, आपको खुद ऐसे। तो यहाँ पर कुछ कहता है भाई यार तुम खुद इतने बड़े ज्ञानी बन गए, तुम खुद दारू पीते हो, आज इतने बड़े संत बन गए। तो उसने कहा कि आज के बाद शराब बंद। तुम कह रहे हो तो शराब की पीने के जो पात्र थे वो सैनिकों में बंटवा दिए, वो महंगे हुआ करते थे सोने चांदी के पात्र, तो वो सैनिकों में बंटा दिए कि आज से शराब भी नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने कहा तो भी थोड़ी लड़े, तुम्हारी शराब पीने से हमें क्या फर्क, लीवर तुम्हारा खराब हो रहा है, किडनी तुम्हारी, तुम तो हमारे बलि चढ़ाने को तुले हो सांगा के खिलाफ। तो यहाँ पर वो अच्छे खासे भाषण देता है। भाषण देने के साथ साथ उनको बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो टैक्स लग रहा है व्यापारिक कर, वो भी नहीं लूंगा, बस तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा मेरे लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे का अच्छा खासा प्रवचन देता है इसको बाबर। जैसे जैसे सेनाओं को तैयार करता है,
कि मरना और जन्म लेना तो ईश्वर के हाथ में है। बिना कुछ करने भाग कर जाओगे तो कायर कहलाओगे, और अगर जीत गए तो तुम एक योद्धा हो जाओगे, है ना। हम गाजी कहलाएंगे। एक उपाधि उनको अच्छा चढ़ा दिया, मतलब अच्छा खासा मोटिवेशनल कर दिया। फिर अंत में सेनाओं को सोचा कि यार ठीक है, मरने से तो मरना तो है ही, क्यों ना थोड़ी सी हिम्मत करके युद्ध करने का निश्चय करते हैं। और ये युद्ध सांगा के खिलाफ यहाँ पर युद्ध शुरू होता है। जैसे युद्ध शुरू हुआ, इसकी सेना भयंकर तरह से इसके ऊपर आक्रमण कर ही रही थी, अटैक। लेकिन प्रॉब्लम फिर होगी वही, जैसे यहाँ से तोप चली, अब हाथी ने तोप सुनी नहीं। जैसे ही तोप सुनी, हाथी को लगा यो गई, फिर भागे पीछे की तरफ। तो उसके भागते हुए हाथियों ने इनकी सेनाओं को रोंदना शुरू कर दिया। भाई भागती भीड़ किसको नहीं देख रही, कौन पड़ा? सैनियों ने, जो सेना थे उन हाथियों ने उनको तबाह कर दिया। साथ ही साथ फिर भी युद्ध लड़े हो, युद्ध इतनी ताकतवर से, पर एक प्रॉब्लम क्या है, ये लड़ रहा एक तुलगमा पद्धति, मतलब एक व्यवस्थित बना के। यहां पर ये सब राजा अलग अलग आए, तो सब राजा कोई किसी की नहीं मान रहा, अपने अपने सेनाओं को लेके अपने अपने हिसाब से लड़ रहे। ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा, अब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध चलने के साथ साथ सांगा हर के जाके बैठा हाथी पे। अब इतने युद्ध में आप ऊपर बैठोगे तो दुश्मन को आप सीधे दिखोगे, तो यहां पर इसके एक बाण लग जाता है और ये घायल हो जाता है। इसको एक लग जाती है बाण और ये घायल हो जाता है। अब जब घायल हो गया तो यहां से इसको युद्ध भूमि से इसके कुछ करीबी थे, वो इसको यहां से ले गए। अब जब सांगा युद्ध से चला गया, अब सोचो युद्ध का नेतृत्व करने वाला कौन बचा? अब सब राजा आए थे, बट वो अपने अपने तरीके से लड़ने लग गए, और कुछ एक आध राजा इसकी तरफ मिल किया जाता है। तो इसके साथ एक तो डबल धोखा हो गया, एक आध राजा उधर मिल गया, दूसरा ये घायल हो गया, युद्ध से चला गया। उस समय ये जब घायल हुआ तो झाला अज्जा इसका राजचिन्ह छत्र पहनकर कमान को संभाल रखता है, मतलब वो युद्ध लड़ता है, इसका राज छत्र पहन लेता है, तो उसको पता नहीं चलता कि सांगा है कि नहीं। और वो युद्ध चला, कुछ टाइम तक चला, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि सब अव्यवस्थित तरीके से लड़ रहे। अगर आप अकेले साइड साइड लड़ोगे तो आपको सेना भी मार लेगी। अगर ये पूरी एक साथ अटैक करते तो ये कुछ भी नहीं थे। तो इस दौरान ये इस युद्ध में परिणाम ये निकलता है कि कुछ तो बोलते हैं अपरिणाम, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन परिणाम ये होता है कि ये युद्ध सांगा हार जाता है, और हारने के बाद ये यहाँ से चला गया और युद्ध खत्म हो गया। जो जो आए थे अपने अपने हिसाब से चले गए। अब बाबर ये युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, ये युद्ध जीतने के बाद वो एक उपाधि धारण कर लेता है, अहम गाजी का बादशाह। ये खुद बादशाह था, एक यहाँ पर गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। बहुत तगड़ा हो गया है। तो पहले बाबर तो था ही, बादशाह की उपाधि तो इसने पहले ही धारण कर ली थी, मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ गाजी की ओर कर ली, तो अब ये गाजी बन गया। तो ये अब बादशाह का गाजी, तो इसका नाम बढ़ता जा रहा, मोहम्मद बादशाह गाजी बाबर, इतना लंबा नाम इसका। तो ये युद्ध हार जाता है सांगा सबसे। अब इसका युद्ध अभियान रुका नहीं है, ठीक है। इसको हारने के बाद अब ये अब सोचेगा कि इसको अब कोई अगर जीतता जा रहा तो फिर वो क्यों हर पीछे हटेगा। फिर उसने देखा सांगा के साथ कौन कौन आया था, लिस्ट बनाओ। वही बात तो है ना, सांगा के साथ कौन कौन आया था, लिस्ट बनाओ। इसी के पास की रियासत है चंदेरी, मेदिनी राय, ठीक है। चंदेरी पर यह आक्रमण करेगा। तो जब चंदेरी पर यह आक्रमण करने के लिए जब बाबर निकलता है तो सांगा यहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, फिर भी वो युद्ध के लिए तैयार बोलता अपने उनको, जो उसके सामंत वगैरह थे, जागीरदार वगैरह, उनको बोलता है चलो युद्ध करने। तो उसके जो मेन इसके रक्षक जो थे उनकी सेवा में सांगा के, वो इसको जहर देके मार देते हैं। तो जहर देके इसको मार दिया गया, हालांकि ये युद्ध में नहीं मरा था,
इसके अंगरक्षकों ने, इसके जो सहयोगी थे ना, उसने इसको, सरदारों ने इसको जहर देकर मार दिया था। तो इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारतीय इतिहास का इतना बड़ा ये राजा था कि जब ये मरा तब इसके शरीर पर 80 घाव थे। और जब ये छोटा था तभी से इसके साथ एक्सीडेंटली घटना होती रही। इसकी एक आंख फूटी हुई थी, इसका एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर भी कट गया था। इसके शरीर पर सब घाव को अगर हम गिने तो 80 घाव थे। इतना तगड़ा व्यक्ति इस युद्ध में। अब जब ये आया था वहां आंख भी फूटी हुई थी, आंख तो छोटा था तब फिर फूटी हुई थी। इसके भाई ने इसकी आंख फोड़ दी थी, लड़े थे ये राजपुत्राधिकारी को लेकर, ठीक है। जब ये छोटे भाई थे तो इसका जो भाई था, एक का नाम पृथ्वीराज है, एक का नाम जयमल है और एक ये है संग्राम सिंह। तीनों किसी जंगल में जा रहे थे और एक ज्योतिषी ने इनका भविष्य देखा। पंडित जी मिल गए, तो ये राजकुमार थे तीनों। इन्होंने कहा पंडित जी हमारे हाथ देखो कैसे क्या है। तो पंडित जी ने हाथ देखे उनके और उन्हीं में से उनको कह दिया कि इस जो राज्य है यहाँ का अगला राजा ये बनेगा। इसके राज जो लिखा हुआ है सम्राट है, तो इसका बड़ा भाई, क्योंकि राजा तो बड़ा भाई बनता है, तो पृथ्वीराज, तो उसने उसी जंगल में इसके ऊपर आक्रमण कर दिया कि इसको यही खत्म कर दो। तो वो दोनों भाई इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो ये जैसे जैसे उस आक्रमण में झपट में इसकी आंख फूट जाती है, लेकिन ये वहां से बच निकलता है, चला जाता है। तो इसे इनके शरीर पर ऐसे 80 घाव थे। इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, भग्नावशेष कहा जाता है। भग्नावशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि भग्नावशेष का मतलब था बचा हुआ शरीर। अब सोचो किसी का एक हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख टूट गई, 80 घाव है, तो क्या बचा हुआ है? तो इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। तो पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में कि सैनिकों का भग्नावशेष किस सम्राट या किस राजा को कहा जाता है, तो महाराणा सांगा को। इनके शरीर पर 80 घाव थे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये इनके युद्ध की कहानी तो खत्म हो जाती है। उसके बाद बाबर अगले साल चंदेरी 1528 में चंदेरी पे आक्रमण करता है। तो अब चंदेरी का बेचारा ये क्या करेगा? ये तो एक तरफा ही हार जाता है, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी, इतने बड़े राज्य भी नहीं था। तो यहाँ पर ये चंदेरी पर आक्रमण करता है, चंदेरी को जीत लेता है। उसके बाद इसका युद्ध फिर घाघरा नदी के किनारे होता है 1529 में अफगानों के खिलाफ। और यहाँ पर अफगानों के खिलाफ इसका युद्ध होता है। तो यहाँ पर इसी युद्ध में ये जीत जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीत जाता है। इसके अलावा 1500 में जब ये 1507 के समथिंग जब अफगानों से युद्ध कर रहा था, तब इसके सेना में एक सैनिक भर्ती हुआ था, जिस सैनिक का नाम है फरीद। ये इसके बहुत अच्छा विश्वसनीय था। और ये जब अफगान के खिलाफ युद्ध हुआ था ना, तब इसका सेनापति था। तो ये जो फरीद था, ये इतना शुरू से चंचल था। और जब चंचल था ना, तब ये अपने बेटे को, बाबर का बेटा पता है ना कौन है? हुमायूं। तो इस हुमायूं को जब बार बार इसका कहता, उदाहरण देता, जैसे तुम्हारे भी माँ बाप देते होंगे ना कि उसका छोरा देखो कितना अच्छा पढ़ता है, अच्छा परसेंट बना के उसने ये कर दिया, होता ना। तो ये भी बाबर इस हुमायूं को इसका देता, देख एक तो वो देख कितना बहादुर है, कितना लड़ता है, ये वो है, मतलब इसका बार बार ये इसका दिमाग इसकी भी खराब होता है। काश यही होता तो इसका उदाहरण तो नहीं मिलता कम से कम, है ना। तो एक बार राज्यसभा में ये बाबर कहता है इससे, हुमायूं से, कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि तलवार के दम पर ये फरीद तुझसे तेरा राज्य छीन लेगा अगर तू ऐसे ही रहा तो ये उस राज्य में कह देता है कि जहां पर ना मुझे क्षमा करना गलती के लिए, लेकिन इसके लिए आपके बेटे के लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इतना खतरनाक है ये। आगे इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इसका बेटा है, लेकिन ये
शौकीन जो है ना, ज्यादातर अफीम का, नशे करने का शौकीन। हम तो पिएंगे भाई, हमारे बाप ने इतना कमा रखा। तो ये ज्यादा कुछ काम दाम नहीं करता और ज्यादा शौकीन इसका अप्सराओं के साथ रहना और शराब पीना। ठीक है, अब इस पर इसको ला रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि इस बाबर हो जाता है बीमार, इसको बीमारी हो जाती है पेचिस की। और उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि बाबर ज्यादा टाइम नहीं रहा, 1526 में आया है और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। कितनी टाइम में ये इतने कांड करके गया, बस। और इसने साम्राज्य फैला गया, तब तक विवाद खड़ा कर गया, इनको बाबरी मस्जिद बना दी, तब तक चला ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चला गया। ठीक, अब बाबर के अगर हम युद्ध की बात करते हैं, अब उसके बाद 1530 में नया राजा हुमायूं, ठीक है, तो हुमायूं को खतरनाक थे संग्राम सिंह जी। उसके बाद देखो, बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने, अरे बातें नहीं करना, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी ली, फिर घर गया और मर गया। बाबर ने 4 साल तक ये रहा, तो खाना खाया, पानी पी, चाय पी, घर गया और मर गया। ये इतना काम बाबर का। तो पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध, खाना खाया, खानवा का युद्ध, चाय पी, चंदेरी का युद्ध, घर गया, आगरा का युद्ध। अब ये युद्ध भी कंटिन्यू है। देखो 1526, 1527, 1528 और 1529। उसके बाद मर गया, यानी 30 में मर गया। ये इसके 4 युद्ध हैं। ठीक है, यानी कि पानीपत का युद्ध 26 में, फिर उसके बाद खानवा का। तो इस युद्ध में क्या हुआ, युद्ध किस किस के बीच हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ, एक तरफ तो बाबर और इधर था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इस युद्ध में वही एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ महाराणा सांगा, तीसरी में बाबर और इधर चंदेरी का जो था मिट्टी का, और इधर भी बाबर वर्सेस अफगानों के खिलाफ हुआ था, अफगानों के खिलाफ। तो 4 युद्ध लड़े इसने अपने जीवन काल में और चारों ही जीते। ठीक है, और इस तरह से मर जाता है और फिर इसका लड़का हुमायूं शासक करता है। हुमायूं का जो शासन काल है वो है 1530 से 1540, उसके बाद 1555 से 1570। क्या फाल्ट है, इस पर चर्चा करेंगे। पर हुमायूं को इतना ज्यादा लंबा नहीं है इसका, क्योंकि ये तो मौज मस्ती वाला बंदा है, इसको ये टेंशन नहीं है। बट राजा बनते ही इसको तो टेंशन, अरे यार मैं क्या बन गया, अच्छा खासा सोता था, पीने को मिलता था, अब ये तो राजा बन गया, तो यहाँ तो जनता की समस्या को सुलझाना पड़े, काम करना पड़ रहा, तो थोड़ा ये ऐसा ही है। अब क्या करता है ये राजा बनने के बाद, बादशाह है हुमायूं, छोटा मोटा नहीं है, नॉर्मल में समझना है, दिल्ली का बादशाह है और फिर बाबर का लड़का है, नाम चलता है इसके बापू का। अब 1531 में ये सोचता है कि यार मैं राजा तो बन गया, मैं सही में राजा हूं कि नहीं हूं। ट्रायल करने के लिए ये गुजरात की तरफ आक्रमण करता है। गुजरात का जो बादशाह होता है उससे ये युद्ध करने के लिए चला जाता है। अब जब ये वहां युद्ध करने जाता है, बट वहां तो इसको लेना का देना पड़ जाता है। युद्ध करने जाता है गुजरात के शासक से, जो रुद्रदेव थे। अब यहाँ से जैसे युद्ध में ये हार जाता है, तो यहाँ से भागता है,
इसको पता चलता कि अपनी गलती से हट गए शायद, तो यहां से परास्त हो जाता है, हार कर भागता है। अब भागता है, इधर हम बात करते हैं थोड़ा सा उस फरीद की जो मैंने आपको बताया था। इस बाबर की सेना में आया था 1519 में, अफगानों से आया था, एक सैनिक था और बाबर बार बार हुमायूं को इसकी तारीफ करता था कि भाई ये ऐसा है ऐसा है। फरीद जो है ये यहाँ पर चुनारगढ़ का जो है, चुनारगढ़ यहाँ का जो एक नवाब जिसको हम कह सकते हैं, ये इसका अच्छा मतलब मित्र था लोहानी, बहार खां लोहानी। इसने अब ये जो जब फरीद जब छोटा था, इस फरीद ने एक ही तलवार की एक ही वार में शेर की गर्दन उड़ा दी थी। इतना खतरनाक था। तो जब शेर की गर्दन उड़ा दी थी इसने एक ही झटके में, इसलिए बहार खान ने इसको एक उपाधि दी थी, इसका नाम है शेर खान। जो फरीद है ना, ये शेर खान है, ठीक है। अब ये जो शेर खान है, उसके बाद क्या होता है कि बहार खान कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद इनकी जो पत्नी होती है दूदू बेगम, इस बेगम से ये शेर खान निकाह कर लेता है। पहले ऐसा होता था, उससे निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। शादी करने के बाद चुनारगढ़ का मतलब शासक बन गया है। अब ये यहाँ का शासक है, ठीक है। अब उसकी सेना में नहीं है। अब ये हुमायूं इधर से गुजरात से हार कर भागा, तो इसका चुनारगढ़ का एक जो शासक तो ये है शेर खान, ये बहुत तगड़ा है। और इसके पहले बचपन में बात हुई थी जब बाबर ने कहा था कि ये तलवार के दम पर तुम्हारा शासन छीन लेगा एक दिन। तो इसने क्या कहा था शेर खान ने कि जहां बना मुझे माफ करना, लेकिन आपके बेटे के लिए तो मुझे तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तगड़ा शासक है। और उसकी तरफ अब होता है कि इस भाग के उधर इधर जा रहा था, तब यहां पर इसका एक सेनापति है कोई महमूद लोधी, इसका इससे बीच में मुकाबला। ये सोचता है कि भागता हुआ आया तो क्यों ना इसको यहीं घेर लूं रास्ते में सेना लेकर। तो उधर से सेना लेकर ही आया, रास्ते में इसको यहां घेर लिया, हुमायूं फंस गया। लेकिन जब घेरा तो यहां इसकी सेना से ये जीत गया हुमायूं और ये भागा। इसको लगा डर तो है यार मेरे, फिर इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब ये जब भागा तो इसके पीछे ये भी भागा, इसको भाग, तो ये यहां से भागा 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 और कहां पर चुनारगढ़। चुनारगढ़ ये इसमें कौन है, शेर खान। तो ये शेर खान के पास चला गया, कौन, महमूद लोधी। ये यहां आ गया और हुमायूं ने आकर इस किले को घेर लिया। हम भी तो बापू है ऐसा नहीं। अब इसको घेर लिया। अब जब कोई राजा अंदर घेरा जाता तो वो कुछ नहीं करता, भले वो कितनी बड़ी तोप क्यों ना। अब ये हुमायूं बाहर बैठे तो बाहर निकल, होगा शेर खान जो भी है बाहर निकल। अब ये कोई दोनों बाहर नहीं आए, तो ये नहीं आए तो ये हम भी नहीं जाए। 6 महीने तक घेर के बाहर ही बैठा। कब तो आएगा, कभी तो अनाज खत्म होगा अंदर, कब तक खाएगा जाएगा, बाहर आना ही पड़ेगा। 6 महीने तक ये बंदा यहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। आखिर में 6 महीने बाद शेर खान को खुद बाहर आना पड़ा। और बाहर आने के बाद इनके बीच में संधि हुई, समझौता हुआ। क्योंकि पहले ऐसे राजा या तो हार मान लेता या संधि कर लेता या फिर युद्ध कर, युद्ध नहीं कर सकते। अब युद्ध कहां कर सकते, तो अंदर घेर रखा, सेना वगैरह कुछ नहीं है और ये तो सेना पीछा के पूरी तरह से घेर के बैठे। तो यहाँ पर संधि हो जाती है और शेर खान इससे संधि करता है। संधि ये होता है कि कुछ इसके जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है कि भाई यहाँ से तो आगे मत बढ़ना, ये हमारी सीमा है, ऐसी संधि हो जाती है। और ये यहाँ से हुमायूं बेफिक्र होके चला जाता है, कोई टेंशन नहीं। इसको शेर खान को हरा दिया तो अब तो अपनी बादशाह, ठीक है। अब वो तो मजबूरन हारा, युद्ध थोड़ी हुआ, वो तो उसको मजबूरन घर के अंदर घेर लिया था। अब क्या करता, तो उसने संधि कर ली थी। अब संधि करने के बाद ये हुमायूं एक नया शहर बसाता है, जन्नतपुर या जन्नताबाद।
एक नया शहर बसाता है और वहां पर फिर वही काम अपना ढक्कन पे ढक्कन अपना अपना काम थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोलता है कि बादशाह हम अब रेस्ट करेंगे। अब वहां पर वो जीतने के बाद यहाँ रेस्ट कर रहा है, ठीक है। बंगाल में नया शहर बसा भी दिया जन्नताबाद और यहाँ रेस्ट कर रहा है। रेस्ट कितने दिन का? 1-2 दिन का नहीं, 8 महीने का रेस्ट करना करती है। 8 माह तक ये यही पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 8 महीने तक मां पड़ा ना, तो ये अब चुप थोड़ी बेटा, इसने तो संधि उस समय मजबूरन में कर ली थी, अब संधि बंदी सब तोड़ दी इसने तो। और ये इधर जो कुछ एरिया हुई थी, 2 राजधानी होती थी पहले, एक तो दिल्ली और दूसरी आगरा, 2 राजधानी होती थी। इस समय के अनुसार वहां से भी संचालन करते हैं। अब ये आगरा से इधर बंगाल आ गया, यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा और बीच में जो ये चुनारगढ़ और ये कुछ प्रांत है, तो उस सारे प्रांत को उसने शेर खान ने जीत लिया। ये आया 8 महीने में, इतने उसने 8 लगा दी। कन्नौज, बनारस, ये सारे इसने जीत लिया, सारे इसने जीत के कंप्लीट। अब ये रेस्ट करने के बाद फिर इधर से सोचा कि चले अपने प्रदेश आगरा। तो जैसे ये आया रास्ते में, अब यहां पर चौसा नामक स्थान पर बोल तो नहीं हो रहे ना, ठीक है ना। चलो, चौसा नामक स्थान पर जब ये आया तो इधर से शेर खान एक ऊंचे टीले पर घोड़ा लेकर खड़ा और उधर देखा इसने, नजर घुमा के तो उधर लाइन से सेना खड़ी इसकी, शेर खान की। हुमायूं ने देखा यार ये क्या हो रहा, इधर तो लपड़ा। तो उसने कहा कि वो भाई ये क्या है? उसने कहा क्या हुआ कि भाई तूने तो ये तो मुझे इधर जाना है। उसने कहा रास्ता बंद है, ये इलाका बापू का। तो उसने कहा कि भाई संधि हुई थी, ये तो मेरा है ना, तू कब से था, अब मेरा। तो अब क्या है, अब अगर तुझे निकलना है तो हमें हरा दे, पहले तो तूने घेर लिया था वहां, अब हमें अगर तुझे निकलना है तो हमें हरा दे और निकल जाते, तो जाना रास्ता बना ले, खुद बना ले। अब यहाँ पर ये ऊंचे वाले टीले पर खड़ा कौन? शेर खान। और जो निचला हिस्सा है, एक नदी वाला हिस्सा, इसमें बेचारा है हुमायूं खड़ा। अकेला नहीं है, मतलब जब भी जाता ना राजा सेना की पलटा लेके जाता है, बस समझना वो अकेला खड़ा, पूरी सेना और वो खड़ा, और इधर टीले पर वो खड़ा शेर खान और उसकी सेना। अब बात क्या हो रही कि इसको इधर निकलना, और ये निकलने नहीं दे रहे, युद्ध करो निकल जा। तो ये बोल रहा चल ठीक है, तो ये उसको बोल रहा तू आ इधर, तुझे देख लूं। ये बोल रहा तू निकल के बता, ऐसे तू आ चल रहा। और ऐसे 1 दिन तक नहीं चला, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। ऐसे करेंगे तो ये बोल रहा है कि तू इधर आ गया, तू इधर आ, तो आप जब होता है कभी बराबर का युद्ध होता है तो फिर वो होता है ना कि तू एक बार हाथ लगा के दिखा कि तू गाली दे के बता। वो तो हाथ तो लगा, ना तो वो गाली दे रहे ना हाथ लगा, है ना। जब तक वो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, तो वो ऐसा ही दिखाते, तू नीचे आ गई, तू ऐसा तो कोई नहीं आया। फिर बरसात आ गई, अब बरसात आ गई ना, तो ये निचले वाले हिस्से में बेचारा हुमायूं खड़ा, और इस नदी में आई बहकर बाढ़, तो हुमायूं और इसकी सेना ने सब बह के चली गई बाढ़ में। अब इसके साथ बेचारे का तो ये ऐसा युद्ध था कि न तीर चली न तलवार, बिना कुछ किए शेर खान यूं जीत गया। ये तो बह के चले गए बेचारे घोड़ों सहित। तो हुमायूं बह के जा रहा, बह के चला जा नदी में, और एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था, तो उसकी जाल में बेचारा ये इसको देख लिया कि यार बह के जा रहा, इसको बचाया। इसको बचा के वो अपने घर ले जाता, उसको पानी वानी पेट वेट दबा के उसका पानी निकालता, पता चला जिंदा। तो ये इसको बचा, वो उस मछुआरे का नाम है निजाम सिक्का। अब ये मछुआरा इसको बचा लेता है। बचने के बाद जब उसको होश आता है, उससे पूछता है कि इसको तो पहले तो होश आते ही एक देता कनपट्टे पर कि जब तेरे को तैरना नहीं आता नदी में क्यों कूदा।
ये तो बड़ी मुश्किल से तो होश में आया ना, फिर बेहोश कर दिया उसने एक ही। फिर इसको थोड़ी देर में फिर होश आया, फिर पूछा इस मछुआरे ने से कि भाई तू है कौन? इसने कहा आई एम दिल्ली का बादशाह। इसने एक और दी कि सारा पागल हो गया, इसीलिए तू पानी में कूद के आया होगा। उसको पता नहीं कि रियल में बादशाह, बट बेचारा उसने तो बचाया। तो ये मन मन में सोच रहा है कि तू कर ले जो भी करना है आज। फिर ये बोलता है कि मैं दिल्ली का बादशाह, भी मानता नहीं है। फिर भी ये जब सही होता है, इसको बोलता है कि मैं दिल्ली का बादशाह ही हूँ, सही बता रहा हूँ तुझे। उसने कहा चल चल, खुद का ठिकाना नहीं है दिल्ली का बादशाह। फिर इसको तो भी ये कहता है कि अगर खुदा ने चाहा और मैं वापस अपने राज्य पहुंच गया तो मैं तुझे एक दिन दिल्ली का बादशाह जरूर बनाऊंगा। इसने कहा हो गया तेरा? मैं तो ठीक हूँ दादा, तू दिल्ली का बादशाह बना रहा मुझे। तो यहां से हुमायूं चला जाता है। अब ये चला जाए तो इधर तो ये खूंखार बन गया था शेर खान। अब ये यहां से बेचारा छुपता 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 अफगान गया और उधर एक राजा वेरी साहब हैं, इनके यहाँ पर शरण ली इसने, क्योंकि यहाँ पर इनका भाई पहले से काम करता था जिसका नाम है अस्करी। राजा वेरी साहब के यहाँ पर हुमायूं इनकी शरण में चला गया। पहले से राजा महाराजा दे देते शरण को पहचान लिया, अस्करी ने कि मेरा भाई है, किसी का सब बताया होगा उसने पूरी स्टोरी। तो यहाँ पर इसको शरण देती, मतलब वहां पर ये रह रहा। अब ना इसके पास खुद का घर, ना सेना, कुछ भी नहीं, बेचारा यहाँ दिन निकाला। हुमायूं इसने युद्ध वगैरह लड़ रहा है, ये अच्छा खासा शेर शाह बन गया। ठीक है, ये एक युद्ध तगड़ा लड़ेगा, बट अपन इसका युद्ध नहीं करवाते, थोड़ा सा इसी को आगे लाते हैं। तो राजा वेरी साहब के यहाँ पर कौन है? हुमायूं। इसको एक कमरा दे दिया, भाई रे उस कमरे में बैठा रहे अकेला। सोचा करिए क्या करूं यार, मेरा राज्य तो चला गया, सब कुछ वो जीत के बैठ गया। तो इस बीच में 40 में ये जो चौसा का युद्ध हुआ था ना, चौसा वाला, ये 40 में, तो यहां तक तो ये राजा, उसके बाद दिल्ली का बादशाह शेर खान बन गया ये जीतने के बाद। तो यहां से अब इसका राज्य नहीं है। मुगल काल पढ़ते हैं ना, 1526 से 1500 अब लास्ट तक अंतिम मुगल बादशाह 1857 तक। इसके बीच में ये काल मुगल काल में नहीं आता है, ये शेरशाह सूरी का है। ठीक है, इसका तो यहाँ पर वो राजा बन गया। ठीक है, अब ये 40 से 55 तक बाहर है। तो यहाँ पर ये इसके आता है, कमरा दे दिया, कमरे में अकेला बैठा, और कमरे की ऐसी खिड़की, और उसके बाद एक मस्जिद, जहां पर इनके वो थोड़ी लगी आवाज, मस्जिद जानते हो ना, देखिए मस्जिद आपने, मस्जिद वाली वो मस्जिद है। और उस मस्जिद में इनके एक थे मौलवी, जैसे हमारे मंदिर में पूजा करने के लिए पंडित होते हैं, इनके मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो ये मौलवी जी इनका घर, अब ये बैठा रहे, लेकिन खिड़की में से ये मौलवी जी के घर की तरफ देखे दिन भर। अब इसका टाइम पास का एकमात्र जरिया, और वो देखे मौलवी की बेटी को इसकी बेटी, तो ये उस खिड़की में से देखे, उसका नाम है हमीदा बानो। हमीदा बानो अब खिड़की में से रोज देखे, वहां से बैठे बैठे ताक करते रहते, तुझको सामने बहुत दिन हो गए। अब इसने फिर धीरे धीरे सोचा कि यार कैसे बात, तो यहाँ खिड़की में बैठे, वो वहां पे, तो भी आंखों में चल रहा, प्रेम हो गया सब दोनों को, वो भी वहां से देखे, ये भी देखे। बस अब ये चढ़ते फिर इस राजा वेरी साहब को कहता है कि यार मेरा भी मन शादी करूं, परिवार मेरा भी आगे बढ़े। तो उसने कहा तेरा खुद का ठिकाना नहीं, तू शादी की बात कर रहा, चल तू करवा देते हैं, बता तूने कोई देख रखी हो तो। इसने कहा कि है ना अपने मौलवी जी। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, मरवाएगा क्या मौलवी जी के पास होकर। उसने कहा यार देखो प्रेम है नहीं तो
अब ये राजा ठीक है आनाकानी करने की चलो देखेंगे। फिर 1-2 दिन इंतजार करा, राजा ने कोई बात ही नहीं करी। फिर इसने धीरे धीरे, इसका भाई भी यहाँ इसमें काम करता था अस्करी, उसको बोला जाके कि यार देख भाई, तूने तेरा घर वर सब बसा दिया यार, मेरा भी सोच कुछ ना कुछ, मैं भी तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा भाई क्या चाहता है? वही मौलवी जी। तो इसका भाई बता रहे तुझे वही मिली क्या? मौलवी जी से कैसे बात करेगा, तो गुरु महाराज। ठीक है, तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, उस परेशानी कर उनका पीछे कर लिया। जब मिले वो बात बनी, जहाँ मिले वो भाई राजा दोनों परेशान हो गए। फिर इन्होंने मौलवी जी से बात करी कि भाई यार ऐसी ऐसी बात है। तो ये भी मान जाते हैं क्योंकि मतलब नॉर्मल है तो वही राजा ही है, बट उस हालात खराब है तो क्या हुआ, इसकी शादी हो जाती है हमीदा बानो से। कमरे में एक के बने 2 हो गए, कोई टेंशन नहीं। अब ये खुश ले शेर खान को जो लेना सब। अब यहाँ पर है ये मौलवी जी के। अब यहाँ पर हुमायूं की शादी हो गई हमीदा बानो से। अब ये एकदम फुर्सत में, कोई काम नहीं यहाँ पे भाई। इससे पहले जैसे बाबर का अलग बेटा था, अब ये यहाँ पर एकदम फुर्सत में, और यहीं पर इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। देखो इसने जीवन में कुछ नहीं करा, लेकिन यहाँ पर इसके पुत्र जन्म लेता है 14 अक्टूबर 1942 में, 1542। बार 1900 निकल रहा है। ठीक है, 14 अक्टूबर 40 में ये गया। ठीक है, 40 में के बाद 41 में इसकी शादी हो गई, और 42 में इसको पुत्र भी हो गया। ठीक है, अब ये पुत्र हो गया, इसका नामकरण करते हैं और नाम में आता है अकबर। ये बजाएगा सबकी बहन है ना बस। अब यहाँ पर इसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, मतलब इस पुत्र के बाद इसके भी थोड़े थोड़े अब 3 सही होंगे। अब यहाँ पर ये ठीक है, यहीं पे है अफगानों की तरफ एक अफगान शासक। इधर जो कांधार और ये जो इलाका है, ये इसके भाई का इलाका है, इसका हुमायूं का जो भाई था ना उसी का इलाका। अफगान शासक को ये इलाका चाहिए था, तो अफगान शासक इससे समझौता करता है, संधि। उसको बोलता है कि क्या तू भारत का राजा बनना चाहता है? उसने कहा भाई ये कौन सी बात कर रहा है, क्यों नहीं चाहता, मैं तो मर रहा हूं बनने के लिए। तो उस अफगान शासक ने कहा कि हम तुझे भारत का राजा फिर से बना दें, लेकिन हमारी एक शर्त है। उसने कहा सब मंजूर, राजा बना सब मंजूर। तो उसने कहा कि ये गांधार तुझे देना पड़ेगा। तो इसने कहा चल दिया। अब इसके भाई का है तो भी हाँ कर दे, चल दे देंगे। इसका तो सब कुछ लूटा चुका बेचारे का, भाइयों का ही नहीं छोड़ा इसने, इसका तो सब लूट गया। अब भाई का भी जैसे जैसे ये कुछ करके षड्यंत्र करके ये इसको दे देता है। इसको देने के बाद बोलता चल राजा बना। तो अफगान इसको एक तगड़ा व्यक्ति देता है जिसका नाम है बहराम खान। उसका नाम है बेराम खान। एक तगड़ा व्यक्ति देता है कि बेराम खान ये लेता है। तो उसने कहा यार ये तो राजा बनाने की बात है, तो इसको लेके तो जा। तो बेराम खान आता है हुमायूं के साथ। अब इसका सेनापति बेराम खान, और बेराम खान बहुत बड़ी तोप है। जैसे बाबर को शिवानी खान मिल गया था, उसकी एकदम तरक्की हो गई थी, ऐसे 1500 इस प्रोसेस को आगे बढ़ गया। और 1555 में, यहाँ 1555 में अब दिल्ली में ना तो शेर खां भी नहीं है, शेरशाह सूरी नहीं है, उसके कुछ वंशज लोग हैं, उनका अधिकार है। वो तो पहले मर जाता है। शेर खां एक अग्निशमन तोप टाइप यंत्र होता है, उसको चलाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। चला रहा था वहीं फूट जाता है, कभी कभी होता है ना सुतली पर हम फोड़ने जाते हैं वहीं फूट जाता है। ऐसे इसके साथ हो गया था बेचारे के साथ। एक युद्ध में वो ऐसे बारूद से चलने वाला कोई यंत्र था, उसको चला रहा था वो, और उसको चलाते समय वो वहीं मर गया था, उसकी मृत्यु। उसका दुर्भाग्य था, और वो इतने साल में वो तगड़े तगड़े काम कर गया, उसका भी लंबा नहीं चला था।
तो वो 1545 के समथिंग उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके शासक क्या रहते हैं, और उन शासकों को हुमायूं और बैराम खां आते हैं और उनको मार के फिर राजा बन गया। आई बात समझ? यहाँ 1955 में वापस दिल्ली का बादशाह हुमायूं बन गया। उसके बाद फिर वही ढक्कन पे ढक्कन, एक दिन ढक्कन पे ढक्कन लगा के, पूरी बोतल लगा के, इसकी पुस्तकालय थी, तो उस दिन सोचा भाई आज किताब पढ़ेगा। उस दिन किताब पढ़ उस पुस्तकालय में चला गया, और पुस्तकालय में भी एक दो पेज और लगा लिए उसने पढ़ते पढ़ते, और जब उधर से उतर रहा था, दीन पनाह पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी, और उतरते समय जो सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों से गिर गया, उसके कारण मर गया। तो 1556 में उन सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी समय अब अकबर जो है, अकबर इसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि इसके बीच में ये खुद ही सचमेच में बेचारा इधर उधर पड़ा था। तो इस बीच में ये इसके भाइयों के उधर पंजाब वाले जो क्षेत्र है ना, उधर था। तो जैसे पता चलता है कि ये मर गया, तो उसका इधर इलाके में, पंजाब वाले इलाके में इधर राज तिलक हो जाता है अकबर का। छोटे अकबर है 13 वर्ष की उम्र में, अभी ये छोटा ही है, जैसे बाबर का हुआ था ना, ऐसे इसका भी राज तिलक हो जाता है। क्योंकि यहाँ बैराम खां, अब ये हुमायूं को मरने के बाद अब इसका संरक्षण बैराम खां है तगड़ा, जो इसके इसके सबसे बड़ी तोप है। ये मर गया। अब यहाँ पर दिल्ली पर बादशाह कौन बन गया? अकबर, छोटा सा बच्चा है। अब इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होगी। थोड़ी देर और अकबर को थोड़ा पढ़ लें, फिर जाना आराम से, बोर हो गए होंगे। फिर अपन अगले एपिसोड में, अभी तो बहुत है, अकबर के बाद शहजादे भी आएंगे, फिर इसको देखो। अब अकबर छोटा बच्चा ही है, और ये इसका संरक्षण कौन कर रहा? बैराम खां। बैराम खां एक तो इसके ये है, दो संरक्षण करता है। एक इसका संरक्षण कर रही इसकी दाई माँ ए मनगा, इसकी दाई माँ है माँ मनगा, वो इसका संरक्षण कर रही है। ठीक है। अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अब इधर देखो, अब ये इसके संरक्षण में छोटा बच्चा ही है, और इधर आपका जो मालवा वाला जो क्षेत्र है, इधर क्या करता है, एक शासक हेमू, उसको लगा कि दिल्ली का बादशाह, उसने सुना कि हुमायूं का कोई लड़का था 13 साल का, वो राजा बन गया। और ये जो पड़ोसी दूसरे राज्य होते ना, ये इसी बात का इंतजार करते हैं कि अगर कोई वो राजा मरे या उसकी कोई कमजोरी हो तो हम तुरंत उसको मार के राजा बन जाए सबके। तो ये मरने के बाद इस हेमू ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, 14वें नंबर की, और खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर लिया। इसको किसी को पता ही नहीं है। उसके राज्य में उसने खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित करके बोल दिया, अब दिल्ली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अपन यहाँ के बापू है, अपन से आके समझ में आई। अब दिल्ली का बादशाह किसने घोषित कर लिया, और यहाँ का राजा तो ये है अकबर। ये अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसका कारण क्योंकि छोटा था ना, तब से इसके पिताजी तो इधर इधर गोते खा रहे थे, राजा वेरी साल के उधर ने घूम रहे थे बेचारे। तो इसको इसके भाइयों ने कहीं रखा, तो ये ज्यादातर पढ़ नहीं पाया, लेकिन था बहुत समझदार, बहुत थोड़ी बहुत शिक्षा युद्ध कला सीखी थी इसने। तो अब यहाँ पर इसको पता चला बैराम खां को कि आज दिल्ली का बादशाह तो कोई हेमू है, और उसने अपने आप को घोषित कर लिया। ठीक है। और कह भी दिया कि फतवा जारी करवा दिया, और कुछ अनाउंस कि भाई जिसको कोई दिल्ली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीधा समस्या के लिए हमारे पास आए। तो इसको ये बात पता चली, तो अकबर और बैराम खां दोनों ही पहुंच गए उसके पास। इसके पास गए हेमू के पास कि भाई दिल्ली के बादशाह आप ही हो क्या? हाँ भाई हम ही, बोलो क्या बात है? कि हमारा बस थोड़ा सा पेट दर्द है, उसके लिए हम आए। अब इसको पता नहीं हेमू को कि ये कितनी बड़ी तोप है,
ये बहुत खतरनाक योद्धा था। और यहाँ पर हेमो से मतलब इनको फिर बुला लेता है, चल आ जा मैदान में। इसको बुलाता है फिर पानीपत में। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, यानी कि इस युद्ध में इतना तगड़ा प्रदर्शन करता है बैराम खान, इतनी गर्दनें काटता है और यहाँ पर इसको भी मार देता है। ठीक है, तो ये युद्ध ये जीत जाता अकबर। पहला ये पानीपत का पहला 26 में हुआ था ना, ये दूसरा 56 में हुआ। और यहाँ पर इस युद्ध में बैराम खान तबाही मचा देता है। इससे अकबर बड़ा खुश होता है, उसको मतलब लगता है कि यार दमदार बंदा है, तो इससे बड़ा खुश रहता था बैराम खान से, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा उसका संरक्षक मान के चलता था और इनका बहुत अच्छा चलता। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े युद्ध जीते, बहुत दिनों तक चलता रहा सिलसिला। लेकिन अब क्या था कि जो महामनका है ये इसकी दाइमा थी, ये इस पर पहले क्या होता है कि ये कुछ जो सौतेली माँ या होती ना, वो भी मतलब कुछ ना कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हुई कि इसका संरक्षक की बात करें, इसकी देखरेख करने का काम ये भी है और ये भी करती है। लेकिन अकबर इसी की बात माना, इसी के पास रहे, ज्यादातर टाइम इसी के पास बिता है, क्योंकि इसको ये युद्ध करना तलवारबाजी सिखाना ऐसे सिखाता, तो इसको मनिया लगता। अब महामनका को लगा कि यार ये तो मेरी बात ही नहीं मानता, मैं भी तो संरक्षित हूँ। ये चाहती थी कि मेरा प्रभाव मेरी बात माने, पर इसकी बात को नहीं मान रहा। अब ये क्या करा इसने फिर षड्यंत्र टाइप, इसने सोचा कि यार ये तो नहीं मानेगा। अब ये क्या कह रहे, इसकी लड़की जीजी बानो, इसको बोला कि तू कुछ कर यार, ये मेरे वंश में तो नहीं आ रहा। तो जीजी बानो ने इसके ऊपर डोरे डालने शुरू करे। तो ये परफ्यूम लगा के चुन्नी में, अब ये अकबर जैसे ही हाँ सुनो, ये वहीं से तो आया परफ्यूम लगा। अब ये राज पे जैसे राजकाट में बैठा रहता हो, कोई राजगद्दी पर कुछ बात चल रही और ये वही सस्ता वाला परफ्यूम लगा कर अच्छे कपड़े पहनकर घूमे ने इशारा करे। तो अब यार जवान छोरा है तो नजर तो हट के ही जाएगी। जैसे वो उसकी तरफ देखता, बैराम का बोलता एक छोरे काम में ध्यान दे। अब वो तो ये तो ज्यादा ही इसने तहल का मचा रखा, कभी सस्ता वाला पाउडर लगा के घूमे, कभी क्या नए नए कपड़े। अब रोज का ये सिलसिला वो मतलब कुल मिला के उसको वंश में करना। कुछ दिन तक तो इसने इसको बार बार टोका, हर बार टोक देता है तो काम पे ध्यान दे। एक दिन ऐसे रात चल रहा, जोरदार कपड़े पहन लिए उसने जीजी बानो ने, और वही परफ्यूम लगाया चुन्नी में, आई इसके पास। अब जैसे आई इसने देखा और बैराम खान ने इसको टोका, तो क्या कर रहा, तो इसको गुस्सा आ गया, इसने एक चांटे की रख दी, दिमाग खराब इसका हुआ दिमाग खराब। तो इसने 1560 में इसने कहा कि मैं आज से राजनीतिक संन्यास ले रहा हूं, मुझे रहना ही नहीं तेरे साथ। तो इसने कहा कोई बात नहीं, जाओ। अब ये बच्चा इसमें समझ नहीं है, उसको ये पता नहीं कि कितने बड़ी गलती कर ली उसने। तो ये चला जाता है, ठीक है, चला जाता। तो 1560 से 62 तक 2 साल तक अकबर इनके प्रभाव में रहा, इनकी बात मानना, इन्हीं हरमदर्द औरतों के बीच में रहा। ठीक है, तो इस 2 साल की जो शासन काल है ना, इसको बोला जाता है पेटीकोट काल। भारतीय इतिहास में जैसे कई क्वेश्चन आता है जीके में, पेटीकोट काल कौन सा है, 60 से 65 के बीच का। इसमें अकबर इन्हीं जो इनका हरमदर्द बेटा है इनके बीच रहा। 2 साल तक सारे शौक पूरे होने के बाद इसको पता चला कि यार युद्ध भी करने पड़ते हैं। फिर इसको इसकी याद आई इसे, तब फिर अकबर ने इसको जाके बोला कि भाई चलो मेरे से गलती हो आई, एम रियली सॉरी, अब वापस तुम आ जाओ। इसने कहा कि मैंने ले लिया है संन्यास, और तू क्रिकेट नहीं देखता क्या, जो एक बार संन्यास ले लेता वापस नहीं खेलता, तो मैंने भी संन्यास ले लिया, तो मैं वापस नहीं आऊंगा।
तो इसने कहा कि यार ये तो चल ठीक है, संन्यास ले लिया, एक काम करो मैं तुम्हें वजीर बना देता हूँ। मतलब वजीर एक विशेष पद होता था राजा का, ये बना देता हूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मैंने संन्यास ले लिया, मतलब मेरे को चल कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने दूसरी कोशिश करी, उसने कहा कि अच्छा वजीर तू मतलब किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहता, एक काम कर, तुझे मैं चंदेरी का राजा बना देता हूँ, स्वतंत्र राजा, वहां रह के जब मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी मेरी मदद करने आए। उसने कहा कि सुन बावड़े, अगर मुझे राजा बनना होता ना तो तू जब 13 साल का था ना तभी मैं तेरी गर्दन उड़ा के बन जाता। मैं तुझे राजा नहीं बनाता, मुझे राजपाट से कोई शौक नहीं है। तो फिर उसको पछतावा और अब क्या करें। फिर वो एक और उसको एक ऑफर और देता है कि एक काम करो, तुम ना तो राजा बन रहे हो ना वजीर बन रहे हो, एक काम करो मेरे खुद के खर्चे पर तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। उसको बोला पछतावा। तो उसके वो बोलता है कि भाई आप मक्का मदीना, इनका जो पवित्र जो तीर्थ है वो मक्का मदीना की यात्रा पे चले जाओ। तो ये इसके लिए मान जाता है। फिर आप ठीक है, मैं यात्रा, तेरे को ज्यादा ही पछतावा है, मैं यात्रा पे चला जाता हूँ। तो ये यात्रा पे मक्का मदीना की हज की यात्रा के लिए जब ये जाता है बेराम खां, तो माही मन का धोखे से किसी सेनापतियों को बेचकर रास्ते में इसको मरवा देता है, ये मर जाता है रास्ते में। ठीक है, बट इसके बाद ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत बन चुका था अकबर। उसके बाद तो फिर इसका सिलसिला बहुत लंबा चला, इसका शासनकाल लंबा भी चला और इसने बहुत अच्छे खासे झंडे गाड़े हैं, जिनके बारे में अपन जितना अगर जिक्र करेंगे बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। उसी समय इन्होंने राजस्थान की यात्रा करी थी। राजस्थान में इनका एक पवित्र स्थान है मुस्लिम का, ख्वाजा साहब की दरगाह। कहाँ पर है वो? अजमेर में। ठीक है, तो उसकी भी एक यात्रा करते हैं, हम करवाते हैं थोड़ी सी इनको अजमेर की यात्रा। अब क्या होता है कि 62 के बाद इनको कहा जाता है, देखो अलग अलग किताबें पुस्तकों में अलग अलग लिखा हुआ है विद्वानों द्वारा कि इनको एक सपना आता है और सपने में वो आते हैं ख्वाजा साहब, तुम्हारे तो कोई भी आ सकता है ना। तो जो ख्वाजा साहब आते हैं इनके, तो इनका मन बना लेता है अकबर कि मैं राजस्थान की यात्रा पे जाऊं। तो ये अब राजस्थान की यात्रा पर आए। कहां है ख्वाजा साहब की दरगाह? अजमेर। जब अजमेर आएंगे तो ये दिल्ली से कहां आएंगे? अजमेर। तो अजमेर तो यहाँ बीच में कुछ और रियासतें भी पड़ती हैं। ठीक है, तो बीच में एक रियासत से गुजरते हैं और उस रियासत के जो शासक हैं हार्मर। अब देखो ये दिल्ली से राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान में आता है आमेर और आमेर का शासक है हार्मर। अब अकबर उस समय इतनी बड़ी ताकत बन गया था कि अगर ये जिस दिशा में जाए ना वो दिशा उसकी, वो राजा खुद आत्मसमर्पण कर देता, इतनी ताकतवर राजा था अकबर, क्योंकि इसने बड़े बड़े ऐसे युद्ध लड़े थे जिसमें तबाही मचा रखी थी। तो ये जब राजस्थान की यात्रा करते तो आमेर के बारमन जी को उनके गुप्तचर आके बताते हैं कि अकबर दिल्ली के बादशाह अपने राज्य की तरफ आ रहे हैं। इसको मतलब ठंड चढ़ गई कि मर गए काश। इसको ये पता नहीं कि वो यात्रा पे जा रहा, बट इसको क्या लगा कि हमारे राज्य की तरफ सेना का काफिला आ रहा दिल्ली के बादशाह का। तो ये खुद ही, अब लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, तो ये खुद क्या करते हैं कि सांभर झील है राजस्थान में, तो सांभर झील के पास ये खुद पहुंच जाते हैं स्वागत के लिए, आइए वेलकम। और यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई मैं आमेर का राजा हूँ। वो समझ नहीं पा रहे यार ये क्या कर रहा, हाँ इतनी आवभगत में ये क्यों कर रहा होगा। जब पर ठीक है राजा है, जिसको लगा होगा राजा होगा, तो वो पहले से बोल देता है, नियम पहले से संधि के पहले से सोच के लाया था कि ठीक है साहब आप मेरे ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य आए हो तो मत करो, आप जो चाहते हो ये आप धन वगैरह रख लो। साथ में बोल देता है कि मेरी एक बेटी है उससे आप निकाह कर लो। इसको लगा यार
ये तो बढ़िया ऑफर ऑफर आया तो फिर ठुकरा नहीं सकते। तो उसने कहा यार तू ध्यान बैठ जा रहा, मेरा मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और तू शादी की प्रस्ताव लेके आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं वहाँ दर्शन करके आऊँ, यहाँ तामझाम करके मंडप मंडप बना के रख। तो उसके बाद ये यात्रा करके वापस आता है, सांबर जी के यहीं पर निकाह कर लेता है इस महाबल की लड़की से अकबर, और अपने घर ले आता है। और जब घर लेके आया अकबर, तो उसने पहली बार वही देखा, पहले से थोड़ी देखते थे, लव मैरिज तो थी नहीं, ये तो एक समझौता था। अब घर लाके उससे बोला थारो नाम, तो उसने कहा कि भाई तेरा नाम क्या? तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम जोधा बाई। उसने कहा तो बाई के लुगाई। तो वो कहा यार नाम अच्छा नहीं लगा मुझे। तो उसने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो कह दो। अकबर इसको नाम बदल देता है और इसका नाम रखता है कि तेरा नाम आज से मरियम। उसने कहा चल हट बावड़े, सब मेरे को मड़ेली मड़ेली बोलेंगे, मरियम कोई नाम आ गया। तो उसने कहा देख, मरियम का मतलब होता है स्वर्ग की अप्सराएं। उसने कहा वाह, मरियम ही सही। तो जोधाबाई का एक नाम मरियम भी था, एक नाम हरका कुंवर भी था। तो जोधाबाई कुल ये इनकी पत्नी में आती है, और भी पत्नियां थी अकबर की, रुकैया बेगम भी थी, बट ये इनकी प्रिय पत्नी है जोधाबाई बेगम। इनके साथ में फिर इनके भाई भी आते हैं, है ना, और उन पर हम चर्चा करेंगे। भगवान दास और मान सिंह जी भी हैं। ये जो तगड़े तगड़े हैं ना, इनका जो युद्ध अकबर का, अभी अकबर का बहुत अच्छा खासा चल रहा, पूरे राजस्थान की रियासतें लगभग इनके सामने। मैंने कहा ना कि जिस दिशा में ये जाते हैं वो सब इनके सामने झुकने आ जाते हैं। जैसे ये बार नहीं किया भाई, इतना भी क्या कायर प्रति हो गया कि वो निकल रहा तो आप जाके अपनी बेटी को दे रहे हो, एक मुस्लिम शासक हिंदू राजा जाके शादियां करवा रहा हूं, गलत ही था कहीं ना कहीं। बट इनकी बड़ी बड़ी रियासतें ने इनको अपने अधीन कर लिया था, लेकिन एक ही रियासत इतनी तगड़ी थी कि इसके सामने नहीं झुके थे। सभी राजा झुक गए थे पर एक नहीं झुके थे, वही थे महाराणा प्रताप, जिनके सामने अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने युद्ध करने आ जाए। इतनी औकात नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत ही तगड़ा व्यक्ति था। यानी कि उनकी हाइट भी 7 फीट थी, उनका कवच, उनका भाला, उनकी तलवारें, मतलब 2.5 क्विंटल लोहा तो साथ में रखते थे। अपन से 20 किलो नहीं उठे, उनका भाला ही 80 किलो का था। तो इतने तगड़े महाराणा प्रताप के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। महाराणा प्रताप को उन्होंने अधीन बनाने के लिए अकबर ने बहुत प्रयास करे, बहुत प्रयास। में एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर अपन इस युद्ध में पढ़ेंगे। जब महाराणा प्रताप को अकबर से युद्ध कराऊंगा तब बहुत सारे कोशिश करे, लेकिन कोई युद्ध में नहीं गया। लेकिन अकबर का एक सेनापति तगड़ा था, बहलोल खां जिसका नाम था, वो तगड़ा था। वो भी हाइट में इतना ऊंचा था कि घोड़े के पास खड़ा रहता तो घोड़ा उसके सामने छोटा दिखता, वो भी इतना तगड़ा था। और उसके ज्यादातर अकबर के सारे युद्ध वही लड़ता, वही जिता के लाता, बहुत तगड़ा था। तो जब महाराणा प्रताप से युद्ध की बात आई तो उसको ही भेजा था अकबर ने। अकबर की हिम्मत नहीं थी कि वो महाराणा प्रताप के सामने जाए। तो बहलोल खां जब प्रताप के सामने युद्ध करने आया तो वो नजारा इतना एक अविस्मरणीय है जिसको हम देख नहीं सकते। मतलब जिन लोगों ने देखा होगा तो धनी होंगे। जब बहलोल खां घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप के सामने आया और महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार की जब वार करी ना, तो घोड़े सहित उसको आधा काट दिया, आधा एक तरफ आधा तरफ। क्या दृश्य रहा होगा प्रताप का। तो प्रताप को हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में, जब हम प्रताप का युद्ध करवाएंगे अकबर से।